Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास हमारी स्पेशली टारगेट होने वाली है IBPS RRB PO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस एग्जाम में आप सभी को पता है 40 मार्क्स की कंप्यूटर अवेयरनेस आती है और ये वीडियो बाकी के बैंक और एसएससी के एग्जाम में भी हेल्पफुल होने वाली है जहां पर भी कंप्यूटर अवेयरनेस का मेन रोल है। बट अभी आपको पता है जैसा कि 29 सितंबर को आपका IBPS RRB PO का मेंस एग्जाम है, तो अभी फिलहाल रिजल्ट नहीं आया है आपका प्री का, बट आई नो कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा और आपके पास मेंस एग्जाम क्योंकि 29 सितंबर बहुत जल्द है, नजदीक है, तो आपके पास समय नहीं होगा तैयारी का। लेकिन कंप्यूटर अपने आप में 40 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको 40 मार्क्स इज नॉट इजी कि आपको 40 मार्क्स आप लाइटली ले लो। 40 मार्क्स बहुत ज्यादा अपने आप में टारगेट करने वाला एग्जाम है और जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस एक मेन रोल प्ले करता है। आपके पास टाइम कम है, आपको मार्क्स गेन करने हैं। मैं आपको बिल्कुल तैयारी पॉइंट अप टू द मार्क कराऊंगी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ही साथ ही वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जिससे कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लो। तो 500 क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि आपके 29 सितंबर से पहले मैं फिनिश कराने वाली हूं और ये टारगेट बेस्ड तैयारी होगी। तो जो भी लोग आपके IBPS RRB PO में इसकी तैयारी कर रहे हैं या बैंक और SSC के कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग इसी चैनल के माध्यम से आपको टारगेट बेस्ड तैयारी कराएंगे क्योंकि आज की पहली क्लास है, इसीलिए मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें 500 हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज ये पार्ट 1 है जिसमें कम क्वेश्चन होंगे और डेली क्वेश्चन बढ़ाऊंगी क्योंकि 29 सितंबर से पहले मुझे आपका पूरा सिलेबस इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपके चैप्टर भी खत्म हो जाए, क्वेश्चन भी खत्म हो जाए और जितने मैक्सिमम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप सभी को इजीली कर पाओ। स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन है कि भाई CD-ROM क्या होता है। CD-ROM हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेन रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर्स है, मैग्नेटिक मेमोरी है या फिर कैश मेमोरी है या नन ऑफ द अबव। तो बात कर लेते हैं कि भाई CD-ROM क्या होता है। CD-ROM हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो बेसिकली CD-ROM हमारी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को बहुत सारे टाइप्स में वैसे अलग अलग डिवाइड किया गया है, पर मेनली हम 2 तरीके की मेमोरी सुनते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब आप कहेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या है। एक सिंपल सा अंतर है कि भाई जो CPU से डायरेक्टली बातचीत कर रही है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही है CPU से, उसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और जो CPU से डायरेक्टली बातचीत नहीं कर रही, यानी डायरेक्टली कम्युनिकेशन CPU से जिसका नहीं हो रहा है, वो सेकेंडरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी बोला जाए जैसे हमारी रैम है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी बोला जाए तो जैसे CD-ROM हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, फ्लैश ड्राइव हो गई, ये सारी हमारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी आपको सेकेंडरी मेमोरी नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप क्या लगाएंगे, नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर E। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर टेक प्लेस इन, यानी हमारे कंप्यूटर का जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, ALU में, दूसरा कंट्रोल बस में, कंट्रोल यूनिट में, स्टोरेज यूनिट में या नन ऑफ द अबव। तो देखो हमारे कंप्यूटर में जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो होता है CPU के थ्रू। CPU का काम क्या होता है, CPU का काम होता है हमारी CPU का काम होता है कि जो हमारी प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये सारे काम हमारी CPU करता है। तो CPU का काम होता है एग्जीक्यूशन करना। तो यहाँ पे कहीं भी CPU तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं कि CPU के अंदर हमारे कुछ मेन टाइप होते हैं। जैसे CPU जो होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर क्या होता है, ALU होता है, उसके अंदर CU होता है और उसके अंदर उसके अंदर हमारी मेमोरी यूनिट होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो CPU के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मेन पार्ट। अब ALU क्या करता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन बेसिकली हुआ ALU के अंदर। बात समझ में आ रहा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के अंदर क्या करती है, जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेसर देन, एंड, और, एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी हमारी प्रोसेस है, उनको एग्जीक्यूट कराता है। ये काम होता है ALU का। अगर बात किया जाए कि CU क्या करता है, फिर CU करता है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरी प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करके रखता है प्रोसेसेस को, वो काम CU को होता है। मेमोरी यूनिट हमारी जो भी प्रोसेस है उनको स्टोर कर रहा है। क्लियर? तो ये काम CPU का होता है, CPU के अंदर ALU का। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉडम क्या होता है भाई? मॉडम होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडम यहाँ पे, मॉडम क्या स्टैंड फॉर? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, हमारे सिग्नल्स होते हैं, तो जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है वो हमारा मॉड्यूलेटर। सेम जो इसका रिवर्स कर दे, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, वो डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर करता है एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट, डिमॉड्यूलेटर करता है डिजिटल से एनालॉग में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्सेस ऑन अ नेटवर्क। कि इनमें से हमारा जो कंट्रोल एक्सेस है नेटवर्क का रिसोर्सेस का, देखो यहाँ पे सारी चैप्टर्स के क्वेश्चन शामिल है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन दिए। ये सारी जो PDF होने वाली है आपकी 500 क्वेश्चन की, उसमें सारे ही क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ अ नेटवर्क, तो जो हमारे रिसोर्सेज, जो नेटवर्क का जो रिसोर्सेज होता है उनको कौन, उनकी कंट्रोल को कौन, बेसिकली सर्वर की बात कहना चाह रहा है। किसकी बात करना है? सर्वर। तो सर्वर क्या करता है, हमारे नेटवर्क के रिसोर्स को कंट्रोल करता है, एक्सेस करता है। सर्वर क्या करता है, मतलब हमारा जो आप देखते हो सर्वर से ही तो हमारे नेटवर्क आते हैं, तो सर्वर हमारे जो नेटवर्क होते हैं उनके रिसोर्स को एक्सेस करता है अपने पास। ठीक है, तो यहां पर सर्वर की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर A। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द वाइडर द बस द ब्लैंक ट्रांसफर ऑफ डेटा। मतलब बस, जो बस होती है, बस मतलब जैसे वायर होते हैं कंप्यूटर में, जैसे हमारा जो, जैसे बस क्या होता है, आपने बस टोपोलॉजी में पढ़ा, बेसिकली जो वायर होता है, कनेक्शन होता है, वो हम उसको बस कह रहे हैं। तो बस का साइज बड़ा होने से, जो कंप्यूटर की जो केबल्स होती हैं उसको हम बस बोलते हैं। तो बस का जो साइज है बड़ा होने से, वाइडर होने से, जो ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है वो क्या हो जाता है उसमें? पहला ऑप्शन, ग्रेटर द नंबर ऑफ ट्रांसफर स्टेप। अगर हमारी बस बड़ी होगी, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, A और ये B, मुझे A से B की तरफ डेटा ट्रांसफर करना है, बस का साइज मेरी बड़ी है, बस बड़ी है। पहले सपोज बस इतनी थी, अब बस बड़ी है, तो इसमें क्या होगा, बस का साइज बड़ा होने से कि जो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे डेटा ट्रांसफर के, वो स्लोअर हो जाएंगे बस का साइज बड़ा होने से। दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर द नंबर ऑफ ट्रांसफर स्टेप्स रिक्वायर्ड, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स है वो ज्यादा हो जाएंगे और हमारा डेटा जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तीसरा है फ्यूअर द नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कम हो जाएंगे और जो डेटा का ट्रांसफर है वो स्लो हो जाएगा। चौथा है फ्यूअर द नंबर ऑफ ट्रांसफर स्टेप एंड रिक्वायर्ड द फास्टर, मतलब हमारा जो डेटा है, बस का साइज वाइड होने से हमारा डेटा के जो स्टेप्स होंगे वो कम हो जाएंगे, मतलब डेटा हमारा जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा और फास्टर ट्रांसफर होगा। तो डेटा हमारा फास्टर ट्रांसफर होगा और उसके स्टेप्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि वाइडर जो साइज होता है, वाइडर साइज ऑफ बस, मतलब जो बस है अगर हमारी वाइडर है तो उसमें डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो फास्टर होता है और नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज GIF स्टैंड फॉर? GIF की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो GIF की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट। GIF की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप
कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सेम सेम से नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इंटरलेस लिखा है, यहाँ पे इंटरचेंज फाइल लिखा है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कैश एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कॉन्सेप्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर, जो कैश और मेन मेमोरी होती है उसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, पावर ऑफ के जाने से वो डेटा हम, मतलब वो जो काम होता है वो हम खो बैठते हैं, मतलब वो खत्म हो जाता है, एक तरह से ये कहना चाह रहा है। तो ये कैश और मेन मेमोरी हमारी किस तरीके की मेमोरी होती है? डायनामिक मेमोरी होती है, स्टैटिक मेमोरी होती है, वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ये किस तरीके की या फॉल्टी होती है? तो ये क्या होती है? हमने मेमोरी को अभी तक हमने प्राइमरी सेकेंडरी में पढ़ा था, अब हम इसके अंदर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल भी पढ़ते हैं। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में अंतर ये होता है, देखो वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है अगर हम पावर को ऑफ कर दें, पावर को ऑफ कर दे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं भी कोई काम कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और लाइट ऑफ हो जाए या पावर ऑफ हो जाए या मेरा कंप्यूटर बैटरी खत्म हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए कैसे भी करके, तो मैं जिस पर्पस पर काम कर रही थी, जिस भी प्रोजेक्ट पर आपको पढ़ा भी रही थी, वो बंद हो जाए, मतलब वो फिर वापस मुझे जब भी सिस्टम मेरा ऑन हो वो मुझे ना मिले। तो ऐसी मेमोरी जिसमें पावर ऑफ होने से जो मेरा डेटा जो होता है वो लॉस हो जाता है, मेरा जो डेटा है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। और जहां मेरा डेटा पावर ऑफ होने से लॉस नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। याद करने का तरीका, नहीं हो नॉन वॉलेटाइल, हो जाए वॉलेटाइल। अब यहाँ पे आपको समझ में तो इसी से आ गया कि लॉस हो जाए पावर ऑफ से डेटा, तो वो क्या मेमोरी होती है? वॉलेटाइल। आपको ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। तो अब आपको एक और चीज समझ में आई कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ये हमारी मेमोरी क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर? तो कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, एग्जाम मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, बेसिकली ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। हमारी मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल पढ़ते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस का काम करें, मतलब मैं कुछ भी काम कर रही हूँ और पावर ऑफ होने से वो काम चला जाता है, दोबारा से जब सिस्टम ऑन करती हूँ तो वो काम मेरे को नहीं शो होता है, तो ऐसी मेमोरी वॉलेटाइल, जैसे कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। अब आप बोलेंगे कि मेन मेमोरी जैसे कि मेरी रैम, तो जो भी मैंने बोला था मेन मेमोरी जो भी हमारे सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रही है। जैसे अभी मैं कोई भी काम कर रही हूँ, वो मेरा कहाँ से आ रहा है? वो मेरा काम हो रहा है मेन मेमोरी से। और मेन मेमोरी में भी एक फोल्डर होता है सीपीयू के अंदर, वो कैश मेमोरी बना के रख लेता है। कैश मेमोरी क्या करती है? मेरा जो इंस्टेंट वाला वर्क है जो मैं अभी कर रही हूँ उसको एक शॉर्टकट के रूप में स्टोर करते हुए रहता है, जिससे कि अगर मैं एट रैंडम कोई काम करती हूँ तो पूरे सिस्टम में नहीं ढूंढता, ये वहां से मुझे दे देता है। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, कैश नाम की एक मेमोरी इकट्ठी हो जाती है। कैश में वो मेमोरी इकट्ठी हो जाती है, वो मेमोरी स्टोर हो जाती है जो हम एट प्रेजेंट काम करते रहते हैं डे बाई डे। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, जो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी के वॉलेटाइल मेमोरी के टाइप है। वॉलेटाइल जब पावर ऑफ हो जाए तो हमारा जो भी कंटेंट है, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है या प्रोसेस है, तो वो लॉस हो जाती है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है कि पावर ऑफ होने से हमारे जो भी कंटेंट है, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो लॉस ना हो। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें समझ में आई हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कोई और क्वेश्चन आए तब भी आप कर पाओ। How can the user determine the programs are available on a computer? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो यूजर है वो कैसे डिटरमाइन करता है कि जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं। पहला, चेकिंग द हार्ड डिस्क प्रॉपर्टीज, वो हमारी हार्ड डिस्क को चेक करेगा। दूसरा, व्यूइंग द इंस्टॉल प्रोग्राम ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, वो हमारी बूटिंग प्रोसेस में इंस्टॉल करके चेक करेगा। तीसरा, चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम for the list install program. Fourth is checking the existing files saved on disk.
फिफ्थ इज नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल चेक कर लेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाए तो जैसे हमारी विंडो 7 है, विंडो 11 है या फिर मैक ओएस है, तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्टॉल लिस्ट होती है वहां पर हम सिंपल चेक कर लेंगे कि वो प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोसेसिंग इन्वॉल्व। तो प्रोसेसिंग में हमारा बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है? पहला, इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड इज ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। फोर्थ इज displaying output in a useful manner. Fourth is providing relevant answer, and E is none of the above या none of these। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? जो भी हम प्रोसेसिंग, जैसे प्रोसेस किसकी करते हैं, सिंपल जो भी इनपुट होता है, इनपुट से हमें आउटपुट चाहिए होता है, उसकी प्रोसेस करते हैं। जैसे मैंने इनपुट में 2 + 2 दिया तो मुझे प्रोसेस होके क्या मिल जाएगा, 4। तो ट्रांसफॉर्मिंग इनटू आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी। अगला, which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly। यानी कहने का मतलब है कि किस प्रोसेस में, मतलब किस प्रोसेस में हम चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है। तो वो हम चेक करते हैं बूटिंग से कि हमारा कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हम कनेक्टेड है प्रॉपर या नहीं है, मतलब इंश्योर करते हैं हमारे कंप्यूटर के कनेक्टेड को। तो हम कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, बूट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन करे, लेकिन हमें अभी कितने क्वेश्चन करने हैं, 500। वो भी कब तक करने हैं, वो भी हमें 29 सितंबर से पहले करनी है, क्योंकि 29 सितंबर को क्या है, आपका IBPS RRB PO का मेंस एग्जामिनेशन। और ये जो वीडियो है, अगर आप और भी बैंक से रिलेटेड या SSC से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर अगर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस एक अलग से सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड और वीडियोस या और टॉपिक समझने के लिए इसी चैनल पर बने रहे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। और कोई भी टॉपिक अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। काफी सारे टॉपिक्स में आप इन डिटेल्स ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में पढ़ा चुकी हूँ, मे बी आपके लिए वो भी हेल्पफुल हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस जल्दी हो जाए और आपकी सीरीज आपके एग्जाम से पहले श्योरली मैं करा दूं। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और अभी जो भी लोग प्री का एग्जाम दे रहे हैं, आई होप कि आपका मेंस एग्जाम प्री निकल जाए, मेंस भी निकल जाओ, मेंस एग्जाम तक आप बैठ जाओ। और 40 आउट ऑफ 40 दिलवाने की मैं पूरी अपनी साइड से 100% एफर्ट्स करूंगी और आप भी बिल्कुल कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।